चलिए, सो विल लुक फॉर द अमेंडमेंट्स। सबसे पहले तो अगर आप ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज ज्वाइन कीजिए जल्दी से। तो सबसे पहले अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अमेंडमेंट्स, तो अगर आप आईसीएसआई के सप्लीमेंट देखेंगे तो वहां पे अराउंड 59 पेजेस के उन्होंने अमेंडमेंट दिए हैं। ठीक है, जो हमने कट डाउन करके 18 पेजेस के अंदर, 17 से 18 पेजेस के अंदर कंप्लीट किया है। अब उनके अगर अमेंडमेंट 59 पेजेस के हैं तो अपने 18 पेजेस में कैसे कंप्लीट होते हैं, नंबर वन। तो भाई साहब यहां पर उन्होंने क्या किया है, जो अमेंडमेंट जून एग्जाम के थे वो हमेशा की तरह उन्होंने क्या किया है, मर्ज किया है। तो जो नए, अच्छा, और बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं जो आईसीडीआर के रेगुलेशन में चेंजेस हैं, पर वो रेगुलेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। जैसे SAST, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, यहाँ पे इन्होंने रेगुलेशन 8 जो ऑफर प्राइस है उसमें अमेंडमेंट किया है, पर वो रेगुलेशन 8 हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट के लिए क्या किया, वो सब कुछ ऐड कर देते हैं। तो जितने भी अमेंडमेंट हमारे लिए रेलिवेंट हैं उन सारे अमेंडमेंट की लिस्ट मैंने बनाई है, और मैं ये भी आपको एक बार लिखवा के दे दूंगा ताकि अपने को मतलब, ये तो आइडियली मैंने आईसीएसआई की वेबसाइट से ही कॉपी किया है, बट इसको थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि इजी लैंग्वेज में मैं आपको लिखवा के दे दूंगा, तो थोड़ा सा हमारे लिए अमेंडमेंट क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग रुचि बेटा, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। और जैसा कि आपने देखा होगा 5 तारीख से हम लोग सर का जो है 5 से 10 टैक्स के हम लोग डायरेक्टली रिवीजन वगैरह सब कुछ शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग 5 तारीख तक सब लोग आ जाइए। और 16 तारीख से आप लोगों के 16 या 17 से हम लोग आपके टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बीच में हम लोग एक दिन, एक बीच में अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम आपके वो नाइट सेशन भी लेंगे, CMSL और ECIPL का एक राइटिंग सेशन जहाँ पे अपन 50-50 आंसर लिखेंगे, वो सेशन भी अपन रखेंगे। दिसंबर में भी देर आर लॉट मेनी सेशंस टू हैपन। तो बस जल्दी से आ जाइए। जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं, बट इंदौर भी आ सकते हैं आप लोग। चलो, इसमें सबसे पहले चैप्टर निकाल लीजिएगा बेसिक्स ऑफ कैपिटल। अच्छा, नोट्स तो आपके पास है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो, चलिए बच्चे, सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे CMSL अमेंडमेंट फॉर December 25। तो सबसे पहला, यहाँ पे न्यू डेफिनेशन हैज बीन एडेड। यहाँ पे चैप्टर 1, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। गुड मॉर्निंग भाई तनेश, गुड मॉर्निंग। चलो, अब यहाँ पे एक नई डेफिनेशन ऐड हुई है, न्यू डेफिनेशन। क्या है भाई ये नई डेफिनेशन? माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड इन्होंने एक डिफाइन किया है। ना, इट मीन्स अ वेंचर कैपिटल फंड, एक मिनट, न्यू डेफिनेशन, माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। क्या है भाई ये डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? वेंचर कैपिटल फंड previously registered under SEBI
वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस 1996 and subsequently registered under SEBI AIF regulations 2012 as category 1 AIF. ठीक है. Second is change in the definition of सेकंड जो हुआ है वो क्या हुआ है बच्चों, एक चेंज है इन द डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी 2 AIF. नाउ कैटेगरी 2 AIF क्या है? इधर देखो. कैटेगरी 2 क्या है? AIF इधर देखो अपने लिखा हुआ है जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में फिट नहीं होता and uses leverage or borrowing only for working capital and no borrowings for making investment. अच्छा ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया है. इसमें एक वर्ड था टू मेक डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, इसको ओमिट कर दिया गया है. तो ये अपन ने ऑलरेडी अपन ने अमेंडेड वाला ही पढ़ा है क्योंकि उन्होंने पुरानी मॉडल में चेंज किया था, तो अपन ने वो कवर कर लिया. तो ये अगर आपने अलग से नहीं लिखा, मतलब ये पहले इसमें एक वर्ड था कि बोरोइंग यूज करता है, सिर्फ किस लिए यूज करता है, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए. तो वो पहले जो डेफिनेशन में पार्ट था उसको हटा दिया, तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है. सो इसमें बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो. अपन ने तो ऑलरेडी ये नहीं पढ़ा है, मतलब ऑलरेडी अपन ने कवर कर लिया है अमेंडमेंट, बट ठीक है. द वर्ड डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया है, ऑमिट हो गया है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट इज चैप्टर 2. चैप्टर 2 कौन सा था अपना, सेबी एंड स्कोर्स. अपन ने सिलेबस में सेबी और स्कोर को अलग अलग पढ़ा था, बट आपको बताऊंगा मॉड्यूल में दोनों एक ही चैप्टर है. सेबी और स्कोर में क्या चेंज हो गया है बच्चों, न्यू वर्जन ऑफ न्यू वर्जन ऑफ सेबी स्कोर का 2.
O is introduced to strengthen the investor protection. It has more efficient process for auto routing, auto escalation, monitoring by designated bodies, and reduction of timelines. इसका मतलब क्या हो गया? ये जो नया स्कोर 2.0 है, इसका फायदा क्या है? इसके थ्रू क्या हो जाएगा? ऑटो रूटिंग। ऑटो रूटिंग का मतलब अपने आप कंप्लेंट, अब आपको मैन्युअली कंप्लेंट सभी को नहीं डालना पड़ेगा। अगर मान लो इंटरमीडिएट आपकी कंप्लेंट सॉल्व नहीं करती, तो आपकी कंप्लेंट अपने आप किसके पास चली जाएगी? सभी के पास। ऑटो एस्केलेशन। ऑटो एस्केलेशन का मतलब अगर मान लो कंप्लेंट सभी के पास चली गई है, फिर भी इंटरमीडिएट उस कंप्लेंट को क्या नहीं कर रही है? सॉल्व नहीं कर रही है, तो ट्रिगर जनरेट होंगे सभी को, मतलब इंटरमीडिएट को बार बार प्रेशराइज किया जाएगा कि भाई आप कंप्लेंट को रिजॉल्व करो। मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मतलब नजर रखना। कौन रखेगा? डेजिग्नेटेड बॉडीज। डेजिग्नेटेड बॉडीज का मतलब सेबी ने जिन बॉडीज को क्या किया है? ऑथोराइज किया है। जैसे सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को ऑथोराइज किया कि भाई आप देखो कि इंटरमीडिएट जो है कंप्लेंट रिजॉल्व करती है। जैसे सारे स्टॉक ब्रोकर कंप्लेंट रिजॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सेबी नहीं देखती। सेबी ने किसको ऑथोराइज कर दिया है? स्टॉक एक्सचेंजेस को। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट। इधर देखिए, यहाँ पे एडिशंस फॉर मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर अगर आपको याद है, देखिए पहला ए, unless the responsibilities of lead manager is clearly defined for allotment, disclosures, refund in the draft offer document, comma, lead manager shall not agree to act. And if more than one merchant banker is appointed,
statement specifying responsibilities of both to be disclosed in DOD. देखिए कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। मर्चेंट बैंकर को जब अपॉइंट करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बता दो, और अगर एक ज्यादा मर्चेंट बैंकर है तो दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये कहाँ, ये बता दो, कहाँ भी बता दो, ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। सेकंड, बी, merchant banker who is a promoter or associate of the issuer, or associate of person who is selling securities in the public offer. Shall not lead manage the issue and will just be involved in marketing of the issue. याद है आपको, ये चेंज हुआ है। पहले क्या था कि मर्चेंट बैंकर अगर इश्यूअर का क्या है, एसोसिएट है, ये अपन ने पढ़ा है ऑलरेडी। अगर मर्चेंट बैंकर किसका इश्यू एसोसिएट है, ईश्वर का। लेकिन अभी क्या हो गया, तुम ईश्वर के एसोसिएट हो, सेलिंग शेयर होल्डर के एसोसिएट हो, या फिर जिस कंपनी का पब्लिक इश्यू आ रहा है उस कंपनी के क्या हो, तुम प्रमोटर हो। तो तुम सिर्फ क्या करोगे, लीड मैनेजर या मर्चेंट बैंकर की सारी एक्टिविटीज करोगे, सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हो, सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। लिखो, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मीन्स नई डेफिनेशन है, an individual or firm who for consideration is involved
in the business of providing investment advice and is also engaged in other business or employment. Trading calls shall not be considered investment as investment advice. ट्रेडिंग कॉल्स मतलब वो सुबह सुबह देते ना कि आज ये शेयर खरीद लो, ये इतने पे जाएगा। ट्रेडिंग कॉल्स, कॉल पुट वाला कॉल नहीं, ट्रेडिंग कॉल। सुबह सुबह एडवाइस दे दिया कि ये शेयर आप खरीद लो, ये इतने में जाएगा। तो अगर मैं ट्रेडिंग कॉल देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस की अपन ने पढ़ा था 25 लाख 50 लाख कुछ तो थी। नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इज चेंज्ड। हाँ, लिखो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट इज चेंज। मतलब नाउ investment advisor is required to maintain deposits in place of net worth। कितने का डिपॉजिट है? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर shall maintain deposits as specified by SEBI। कहाँ रखोगे डिपॉजिट? डिपॉजिट्स इन शेड्यूल्ड बैंक और बॉडी कॉर्पोरेट स्पेसिफाइड बाय SEBI। recognized by SEBI for supervision of investment advisor। Such deposit will be used by SEBI if investment advisor fails to pay dues
on account of arbitration proceedings under online dispute resolution system by SEBI. ठीक है, तो अभी आपको नेटवर्क बिल्कुल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है तो सेबी मुझे बता देगी कि दुष्यंत तुमको 10 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराने हैं। ठीक है, अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ की, सेबी के रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, तो सेबी मुझे कहाँ घसीट के लेके जाएगी? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन वाला बोलता है दुष्यंत तुमको 20 लाख रुपए पे करने हैं, तुम केस हार चुके हो, मैं वो पे नहीं करता तो मेरे 10 लाख का डिपॉजिट सेबी क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। ठीक है ना। उसके बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जनरल ऑब्लिगेशन पढ़े थे अपन ने, जनरल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है, if investment advisor uses AI tools, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए क्या यूज करता है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है। निकालते हैं ना एआई से, चैट जीपीटी वगैरह से वो निकाल लेते हैं कि कौन सा शेयर आने वाले 6 महीने में आगे जाएगा। shall be responsible for security, confidentiality and integrity of client's data। ठीक है भाई, आप एआई यूज कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके क्लाइंट का डेटा लीक ना हो, ये भी आपको इंश्योर करना है। नेक्स्ट, नॉन इंडिविजुअल IA shall appoint a compliance officer or independent professional who is a member of ICSI or ICMAI or member of other professional body by SEBI and who has NISN certificates
who will be responsible for monitoring compliances. And this person shall submit an undertaking to SEBI regarding monitoring of compliances. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, एक मिनट, अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं, जैसे मान लो आपकी कंपनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, जो क्या कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट बतौर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्टर्ड है, उसको एक कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। कंप्लाइंस ऑफिसर तो कंपनी सेक्रेटरी होगा, सभी एलओडीआर के हिसाब से कंप्लाइंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी होता है। या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट नहीं करते तो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल अपॉइंट कीजिए, जो आईसीआई, आईसीएसआई, आईसीएमआई या फिर कोई और बॉडी जिसको सभी रिकॉग्नाइज करती है, चार में से कोई एक, प्लस एनआईएसएम का इसके पास क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा, जो क्या करेगा, कंप्लाइंसेस चेक करेगा। प्लस जब ये अपॉइंट होगा तो सभी को एक ही सर्टिफिकेट देगा, अंडरटेकिंग देगा, प्रॉमिस करके देगा कि मैं सारे कंप्लाइंसेस को क्या करूंगा, सुपरवाइज करूंगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रिसर्च एनालिस्ट। चलिए थर्ड आ जाइए। ना, न्यू डेफिनेशन। पार्ट टाइम research analyst means an individual or partnership firm engaged in the business of providing research services and is also engaged in other business or activity। न्यू डेफिनेशन है, एक और न्यू डेफिनेशन आई है, रिसर्च सर्विसेज means preparing
and publishing research report. Making, buy, sell, hold recommendations, issuing price targets, providing trading calls, offering opinion on public offers. Providing price targets and stop loss or other similar services. ठीक है, तो ये एक रिसर्च सर्विस की डेफिनेशन ऐड हुई है. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर. अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. सेम ही है बच्चों. तो एकदम सेम ही है, लिखने की जरूरत नहीं. स्टार स्टार लगा देना तो आपको समझ में आ जाएगा. और उसके बाद नेक्स्ट, responsibility of research analyst who uses AI. देखो AI अपने सिलेबस में भी आ गया ना. उस रिसर्च एनालिस्ट की जिम्मेदारी जो AI का इस्तेमाल करता है इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट बनाने में. ensure privacy and integrity of investors' data. Responsible for output using AI tools. AI टूल्स को यूज करके जो भी रिसर्च रिपोर्ट बनेगी, अगर वो रिपोर्ट गलत बनती है तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी होगी? रिसर्च एनालिस्ट की. लास्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर complying with applicable laws.
तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट चैप्टर है आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। नो, अब यहाँ पे भी एक इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल गाइडेंस के रेगुलेशंस आ गए हैं। याद है इनफॉर्मल गाइडेंस रेगुलेशन क्या होते हैं? क्या था सिंधे साहब? इनफॉर्मल गाइडेंस सभी से अपन कभी भी हमको गाइडेंस चाहिए, दो तरह से गाइडेंस मिलता है, इंटरप्रेटिव लेटर्स एंड नो एक्शन लेटर्स। अगर आपको याद है क्या बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों? चल देखते हैं, देखो। IFSCA, यस वही भाई, has issued IFSCA informal guidance scheme 2014। ठीक है, guidance is provided in two forms। पहला है नो एक्शन लेटर्स और दूसरा है इंटरप्रिटेटिव लेटर्स। ठीक है, scheme also provides कॉन्फिडेंशियल ट्रीटमेंट फॉर 90 डेज, 90 दिनों तक। याद है अपन ने पढ़ा था कि आप चाहते हो कि आप जो जानकारी मांग रहे हो उसको सभी किसी को भी डिस्क्लोज ना करे, तो सभी आपको 90 डेज तक, सेम प्रोविजन यहाँ पे भी रेप्लिकेट हुआ है। गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड in 30 days and fees is $1000। और इसके लिए आपको $1000 की फीस लगेगी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। हाँ लेकिन अपने को पता है कि आईएफएससी है तो इंडिया है ही नहीं ना, उसको हम इंडिया का पार्ट मानते नहीं है, वहां पे तो सारे फॉरेनर्स बैठे होते हैं। सभी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018। इसमें बहुत सारे चेंजेस उन्होंने सजेस्ट किए हैं छोटे छोटे, उसमें से मेजोरिटी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। और एक अपने जो काम का है वो है राइट इश्यू के लिए उन्होंने नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं। देखना, कंडीशंस रिलेटिंग टू राइट्स इश्यू।
नंबर वन, if equity shares of the issuer are suspended from trading on reference date on account of disciplinary measure, issuer eligible to come with rights issue. अच्छा, एक पॉइंट अपन ने पढ़ा था, वो अपन पढ़ते थे ना कि अगर कोई फ्यूजिटिव बोरोवर है तो वो रिनाउंसिएशन नहीं कर सकते, और अगर करना है तो सिर्फ प्रमोटर ग्रुप के अंदर ही होगा रिनाउंसिएशन। उसमें उन्होंने एक पॉइंट ऐड किया है, एक मिनट। इधर देखो राइट्स इश्यू में, हाँ, ये एक पॉइंट अपन ने लिखा था, नो रिनाउंसमेंट by promoters or member of promoter group if the issuer is willful defaulter or, हाँ, however announcement can be made within the promoter group। तो इसमें बस एक पॉइंट हो कि रिनाउंसमेंट आप कर सकते हो। रिनाउंसमेंट मतलब जो मेरा राइट है वो किसी और को देना, तो रिनाउंसमेंट आप कर सकते हो प्रमोटर ग्रुप और टू स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स as disclosed by the issuer। That's it। तो अभी रिनाउंसमेंट प्रमोटर कर सकते हैं, अगर वो विलफुल डिफॉल्टर या फ्रॉडुलेंट बोरोवर है तो रिनाउंसमेंट आपस में कर सकते हैं, और किसको कर सकते हैं, उन इन्वेस्टर को जो उन्होंने पहले ही क्या कर दिए हैं, डिस्क्लोज कर दिए हैं। ठीक है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट चैप्टर डन। चलो, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट इज इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। इसमें मेजॉरिटी अमेंडमेंट अपन ने क्योंकि बेयर रेगुलेशन से पढ़ा था अपन ने, तो मैंने आपको ऑलरेडी आपके नोट्स में टाइप करवा दिया था, लिखवा दिया था, बट अपन अलग से भी देख लेंगे। चलो, पहला
रेगुलेशन 23, मैं इसमें नोट्स खोल लेता हूँ, वहां पे अपन ज़्यादा अच्छे देख सकते हैं। हम्म, इसमें एक है रेगुलेशन 23, 17, 21, 22, 23। हम्म, देखो बच्चों, अपन ने ये अमेंडमेंट है रेगुलेशन 23 में, अपन ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो ये है, रिकॉर्ड डेट शैल बी फिक्स्ड एंड नोटिस ऑफ एटलीस्ट 15 days मस्ट बी गिवन प्रायर टू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट। तो रिकॉर्ड डेट अपने को फिक्स करनी है और इसका नोटिस देना है कितने दिन पहले, जिस दिन हम इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो ये एक पॉइंट ये आपने मेरे ख्याल से लिखा होगा, नहीं लिखा है तो प्लीज उसको ऐड कर लीजिए इसको। तो रेगुलेशन 23 में एक चेंज है, ठीक है, तो ये एक चेंज हो गया रेगुलेशन 23। उसका रेगुलेशन 40, ये भी अपन ने, जितना मुझे याद है, अपन ने रेगुलर क्लास में ड्यू डिलिजेंस बाय डिबेंचर ट्रस्टी पूरा लिखा था, वापस से रीराइट किया था अपन ने। अगर आपको याद हो, ग्रीन डेट सिक्योरिटी पूरा हटा दिया था इन्होंने, इसको ऑमिट कर दिया था, इसकी नई डेफिनेशन दी थी रेगुलेशन 28, 33, 36, 37, ये ड्यू डिलिजेंस बाय ट्रस्टी ये पूरा चेंज हुआ, ये रेगुलेशन 40 है। तो ये ठीक है, मतलब ऐसे इन द फॉर्मेट पार्ट, इन केस ऑफ सिक्योर्ड सिक्योरिटीज इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड इन पार्ट बी के बदले इसको कर लीजिएगा पार्ट ए हो जाएगा ऑफ शेड्यूल 4। इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड के लिए पार्ट बी के बदले पार्ट ए कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें इसमें अपन इसको रीराइट करेंगे एक बार, मुझे लगता है अपन ने क्लास में, रेगुलर क्लास में लिखा है, बट ठीक है, एक बार अपन वापस इसको रीराइट करेंगे। लिख लो एक बार। रेगुलेशन 40 कर लो। ड्यू डिलिजेंस बाय डिबेंचर ट्रस्टी। लिखो, पहला लिखना है इसमें, पहला, द डिबेंचर ट्रस्टी शैल at the time of filing
DOD, with stock exchange, opening of issue, shall file a due diligence certificate in case of in case of as per Part A of Schedule 4, Part A of Schedule 4A. ठीक है, ये कब करना है अपने को? ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, एक और फाइल करना है, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग लिस्टिंग एप्लीकेशन, कमा, फाइल विथ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी अ ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, कौन से फॉर्म में? एज पर पार्ट बी ऑफ Schedule 4 एंड अनसिक्योर्ड के लिए पार्ट बी ऑफ Schedule 4A। डन। और इसमें कॉमन, एक कॉमन पॉइंट आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज shall disclose draft of a document and due diligence certificate on its website। ठीक है, अब इसमें एक और चेंज चेंज आया है, इधर देखो।
हम्म, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसमें जब लिस्टिंग प्राइवेट प्लेसमेंट, जब हम डेट सिक्योरिटीज को कैसे इश्यू कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, तो वहां पे भी एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट डाला है। हालांकि अपने सिलेबस में इसको इतना डिटेल में बताया नहीं है, बट ठीक है, चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। रेगुलेशन 44, थर्ड इज रेगुलेशन 44। व्हेन प्राइवेट प्लेसमेंट, एक मिनट नीचे लिख देते हैं यार। व्हेन listing application is made for private placement of debt securities, the debenture trustee shall submit a due diligence certificate to stock exchange। कैसे सबमिट करेगा? प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे भी जब सिक्योरिटीज तुम लिस्ट करवा रहे हो, तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है, नो, अगर आप डेट सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो पार्ट बी, और अनसिक्योर्ड है तो पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 4A। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज शैल डिस्क्लोज प्लेसमेंट मेमोरेंडम एंड ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट ऑन इट्स वेबसाइट। आपको पता है पब्लिक प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं होता, प्लेसमेंट मेमोरेंडम होता है। डन, इधर आ जाइए। अब इन्होंने रेगुलेशन 27 में भी कुछ चेंजेस किए हैं। हम्म,
ये रेगुलेशन 27 था। अब रेगुलेशन 27 में इन्होंने यहाँ पे ये 7 डेज है, इस 7 डे को रिड्यूस करके इन्होंने कितना कर दिया बच्चों, 5 वर्किंग डेज कर दिया। ठीक है, उसके आगे इन्होंने लिख दिया है issuer whose securities are listed on recognized stock exchange for having nationwide. यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे अपन, if specified securities are already listed comma the issuer shall post DOD filed with stock exchange on the website immediately after date of filing DOD with stock exchange। इसका मतलब क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, अगर मान लो आप ऐसे इश्यूअर हो, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर्स या फिर ऐसी सिक्योरिटीज जो आगे जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मैं नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इश्यू कर रहा हूं, पर मेरे इक्विटी शेयर्स वगैरह ऑलरेडी क्या है, लिस्टेड है। तो क्या मुझे 5 दिन रखने की जरूरत है, मेरा काम एक दिन में हो जाएगा, मेरा काम कितने दिन में हो जाएगा। अगर मेरी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, इक्विटी शेयर्स मेरे ऑलरेडी लिस्टेड है, तो मुझे 5 डेज पोस्ट करने की जरूरत है, एक ही दिन में काम हो जाएगा, एक ही दिन। बट अगर मेरी कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, मैं डायरेक्टली नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को लिस्ट कर रहा हूं, तो कितने दिन पोस्ट करना पड़ेगा, 5 वर्किंग डे के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 1 डे लिखा है, 1 वर्किंग डे भी नहीं लिखा है, ये वाला पॉइंट। तो ये इसके बाद ये नया पॉइंट ऐड हुआ है। चलिए उसके बाद रेगुलेशन 30, ये एडवर्टीजमेंट। रेगुलेशन 30 क्या बोलता है, इश्यू ओपन होने के पहले आपको न्यूज़पेपर में क्या देना है, एक एडवर्टीजमेंट देना है। अब यहाँ पे क्या है, द इश्यूअर शैल मेक एडवर्टीजमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड सच एज ऑनलाइन न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो उन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया, क्या कि आप भाई न्यूज़पेपर में पब्लिश मत करो, आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट एंड यहाँ पे ऐड कर लेना इलेक्ट्रॉनिक
मोड, such as ऑनलाइन न्यूज़पेपर और वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और इश्यूअर। और मतलब अब आपको ये महंगा पड़ता है ना, हम चाह रहे हैं चीजें और आसान हो, तब आपको जरूरी नहीं कि आप फिजिकल न्यूज़पेपर में दो, आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर में दो, अपनी वेबसाइट पे डाल दो, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे डाल दो। फिजिकल न्यूज़पेपर में देने की रिक्वायरमेंट हमने ऑप्शनल कर दी, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद एक प्रोवाइजो भी ऐड हुआ है यहाँ पे, यहाँ से एक प्रोवाइजो ऐड हुआ है। क्या बोलते हैं प्रोवाइजो? क्या दिमाग लगाया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइजो ऐसा डाल दिया है इन्होंने, इफ advertisement is given through electronic mode। अगर आपने एडवर्टीजमेंट कैसे दिया है? इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब फिजिकल न्यूज़पेपर में आपने नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? नोटिस along with QR, notice along with QR and link of advertisement shall be given in English national newspaper and vernacular language newspaper। लो, देख रहे हो दिमाग? बच्चे दिमाग देख रहे हो? तो आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, तो आपको क्या करना है? जो जो इंग्लिश फिजिकल न्यूज़पेपर है उसमें क्या देना है आपको? क्यूआर दे देना है कि भाई ये क्यूआर का आप स्कैन करो, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑनलाइन न्यूज़पेपर का क्या मिल जाएगा? एडवर्टीजमेंट का लिंक मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट इज रेगुलेशन 33A। ये तो अपन ने क्लास में लिखवा दिया था। ये अपन ने लिखवा दिया था मैंने क्लास में, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन ये नया ऐड हुआ है। बताया था रेगुलेशन 33 है, देखो अपन ने लिखा है ऑलरेडी, ये अपन ने ऐड किया था कि आपका पब्लिक इशू कितने दिन तक खुला रहेगा? मिनिमम 2 वर्किंग डेज एंड मैक्सिमम, और अगर इश्यू प्राइस रिवाइज हुआ तो एक दिन आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, बट ओवरऑल पीरियड कितना रहेगा? 10 दिन का, मतलब एक दिन का एक्सटेंशन मिला के भी कितने दिन का होगा? 10। ये अपन ने ऐड करवा दिया था ऑलरेडी। नेक्स्ट, चलो अब ये वाला, अब एक नई डेफिनेशन इन्होंने ऐड की है। वो ग्रीन डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन तो हटा दी थी, ग्रीन डेट सिक्योरिटी को तो ऑमिट कर दिया था। उसका इन्होंने नई सिक्योरिटी, ग्रीन डेट सिक्योरिटी के बदले नई डेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन ऐड की है। ये लिख लो, अपन ये नोट्स में लिखेंगे। एक नई डेफिनेशन ऐड की है, लिखो। न्यू डेफिनेशन ऑफ
ESG debt security is added. क्या होता है भाई? लिखो, इट मीन्स green debt securities, social bonds, sustainability bonds, हाँ मैं आता हूँ, सस्टेनेबिलिटी, लिंक बॉन्ड्स और any other type of bond issued as per international framework which is adopted to suit Indian requirements as specified by SEBI from time to time. Issuer who wants to issue these securities shall comply with conditions specified by SEBI. ठीक है, बस इतना ही है। तो ग्रीन डेट सिक्योरिटी के जो प्रोविजन थे वो हटा दिए गए हैं, अपन ने भी हटा दिया था उसको। सो ग्रीन डेट सिक्योरिटी को रिप्लेस करके वो क्या ले आए बेटा? ESG डेट सिक्योरिटीज ले आए, ठीक है। तो क्या है बच्चों? इट मींस ग्रीन डेट सिक्योरिटीज, ग्रीन डेट सिक्योरिटीज मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, किसी भी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अगर आप क्या इश्यू करते हो? डेट सिक्योरिटीज। सोशल बॉन्ड, व्हाट इज सोशल बॉन्ड? सोशल प्रोजेक्ट, सेम एनवायरमेंट से रिलेटेड। सस्टेनेबिलिटी, अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड। कोई भी बेसिकली कोई भी इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट आप इश्यू कर रहे हो जिससे आप क्या करने वाले हो? किसी एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ग्रीन, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने, मैं मुझे 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने हैं, उसके लिए मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया बच्चों? वो जो डिबेंचर है वो कौन से डिबेंचर हो जाएंगे? ESG। अच्छा, और ये आप किसके हिसाब से इश्यू कर रहे हो? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। लेकिन वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किसको सूट करने चाहिए, किसके हिसाब से आप अडॉप्ट करोगे? नहीं, हाँ मतलब मैं इश्यू कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्यों? क्योंकि मुझे पैसे सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर से नहीं चाहिए, मुझे अक्रॉस द वर्ल्ड के इन्वेस्टर से चाहिए। लेकिन 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 सेबी ने भी इसकी रिक्वायरमेंट जो बनाई है वो आपको फुलफिल करनी है, और जो भी सेबी इसमें कंडीशन बताएगा वो आपको क्या करनी है? फॉलो करनी है, ठीक है। ये बेसिकली आप फाइनल में पढ़ेंगे।
तो ये अपना पार्ट 1 अपन आज कंप्लीट करेंगे। इसका अपन 2 सेशन में करेंगे क्योंकि अमेंडमेंट थोड़े से ज़्यादा है। तो पार्ट 2 जो है अपना कितना बच जाएगा, लगभग इतना ही बचेगा अपना एलओडीआर, बायबैक, म्यूचुअल फंड अपना, ये अपन कल कर लेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे का सेशन और होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।